Hello everyone, this is Jayendra Warens. Okay, once again. So, this is the second part of our uh, finance chapter of India Yearbook 2020. कल की एक वीडियो हमने कल भी एक बनाई है जिसमें वो 20 मिनट का पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन था, इसलिए आधे अगले हफ्ते के लिए हम ये नई वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। ओके, तो कल हमने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन देखा था, आईएफसी, ठीक है। उसमें ये भी देखा था कि आईएफसी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक मेंबर बैंक है, वो प्राइवेट सेक्टर जो डेवलपिंग कंट्री में है उसको ही फाइनेंस करती है, ठीक है। और पर्टिकुलरली उसका जो प्रोग्राम है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, ओके, उसके तहत ये फॉर एग्जांपल इंडिया की जो लो इनकम स्टेट है, फॉर एग्जांपल बीमारू स्टेट, ओके, तो बीमारू स्टेट में ये इन्वेस्ट करेगी। ओके, और हमने ये भी देखा था, लेकिन सबसे कंसेशनल लोन किसके थे? आईडीए के थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट न्यू पॉइंट, द न्यू डेवलपमेंट बैंक। हमें पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्राजील ब्रिक्स की है, ठीक है। और उसका बेसिक जो कैपिटल है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन। और बैंक का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट, वो है द बैंक शाल सपोर्ट पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स थ्रू द लोन्स, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये लोन भी देती है और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है इसके, ठीक है। याद, यहाँ पे याद रखना, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को ये फंड करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका हेडक्वार्टर उन्होंने बीजिंग में दिया दिखाया था, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। हेडक्वार्टर देखो इसका शंघाई में है, ठीक है। अगेन इसका प्रेसिडेंट जो है वो सीट है इंडिया के पास है, केवी कामत, ठीक है। फाउंडर ब्रिक्स है। 15 जुलाई 2014 को ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, जो फोर्टालेजा जो ब्राजील में है, ये भी 2015 को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि Fortaleza declaration recently in the news is associated with the affairs of BRICS, ठीक है। वो Fortaleza declaration के तहत ही न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्म हुई थी, ठीक है। इसके एब्रीवेशन एनडीबी और एनडीबी ब्रिक्स ऐसे भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और पहले प्रेसिडेंट वही केवी कामत है, ठीक है। वो इंडिया के पास चेयर गई है उसकी। दूसरी एक बैंक महत्वपूर्ण है, उसका नाम है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB, ठीक है। ये भी देखो, ये भी चाइना का इनिशिएटिव ही है, और इसमें ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। जैसे कि ब्रिक्स बैंक जो है, ठीक है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो खाली मेंबर कंट्री को ही लोन देती है, मतलब लोन देती है। हमने देखा कि वो उसके क्रा जो से एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से खाली मेंबर कंट्री एंटाइटल। लेकिन मल्टी ये जो है AIIB, ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इट इज सेट अप इन 2016, ठीक है। फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएट प्रोडक्टिव असेट एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया, ठीक है। सी इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया, ठीक है, through the infrastructure project. India is one of the founding member and second largest shareholder after China. इंडिया का शेयर ज्यादा है। स्टोरी इसकी ये है कि इंडिया शुरू में आर्ग्यू कर रहा था इस बैंक के फॉर्मेशन के लिए कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पे चाइना ने एग्री नहीं किया। चाइना ने कहा इकोनॉमिक के साइज के हिसाब से रखते ताकि चाइना का डोमिनेंस बना रहे, ये भी बात थी। तो बाद में इंडिया ने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि फिर भी ये आर्किटेक्चर एक अल्टरनेटिव है वर्ल्ड बैंक को, IMF को, ठीक है। तो वो ऐसे भी इंडिया के इंटरेस्ट में था, तो इंडिया ने बाद में इसको अप्रूव किया। लेकिन देखो, शेयर कैपिटल है, मतलब शेयर्स जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, फर्स्ट इज चाइना। इंडिया अलॉन्ग विथ 20 अदर कंट्रीज, अब इसके कंट्री बढ़ गए हैं, ठीक है, साइन द इंटर गवर्नमेंटल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑफ AIB इन बीजिंग, ठीक है। अब देखो, अब तक इसके 78 मेंबर्स हुए हैं, ठीक है। अभी बढ़ गए होंगे इसके मेंबर, ये बात थोड़ा आप अपडेट रहिए। इसकी मेंबरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड ओपन है, ठीक है, मतलब कोई भी कंट्रीज का मेंबर हो सकती है। ये ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के जैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर देखो, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। AIIB जो है उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो शंघाई में है। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट बैंक जो है, ठीक है, ब्रिक्स की और
ब्रिक्स का इनिशिएटिव और एक चाइना का इनिशिएटिव, दोनों इंपॉर्टेंट बैंक के हेडक्वार्टर जो है वो चाइना में ही है, ठीक है, टू शो द चाइनीज पावर, इकोनॉमिक एंड अदर पॉलिटिकल पावर, वही इसका एक एम है, इसलिए दोनों हेडक्वार्टर वहां पे है। रीजन सर्व देखो, एशिया एंड ओशिनिया, मतलब कहाँ पे ये लोन देंगे, तो हमने पहले भी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैसिलिटी इंप्रूव करने के लिए एशिया में, और ओशिनिया मतलब जो भी आइलैंड्स है, ठीक है, वहां पे ये लोन देगी। मेंबरशिप फिलहाल 76 कंट्रीज है, और अभी बढ़ गई होंगी, ये फिगर आप अपडेट कीजिए, ठीक है। मेन ऑर्गन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इसका भी एक बार और देख लीजिए कि बोर्ड ऑफ गवर्नर पे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कौन होता है, ठीक है। पर्पस क्रेडिटिंग है, लीगल स्टेटस एक ट्रीटी है, ठीक है, फॉर्मेशन 2016 है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी AIIB। इट इज बेसिकली मतलब AIIB का बेसिक पर्पज ये है कि टू क्रिएट, मतलब ये हिडन है, टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव फंडिंग चैनल, NDB और दोनों का, टू अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बिकॉज IMF एंड वर्ल्ड बैंक कैसे है, यूजुअली डोमिनेटेड बाय द नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है। अनदर इंस्टीट्यूशन है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, ठीक है, फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, दैट इज IFAD, ठीक है। Okay, so this is the IFAD. It was set up in Rome in 1977. IFAD Rome में establish हुई है, ठीक है, as the specialized agency of the United Nation. United Nation की 13 ऐसी एजेंसी जो से स्पेशलाइज एजेंसी कहा जाता है, IMF वगैरह वो उनका हिस्सा है। आप एक बार देख लीजिए वो लिस्ट, उसके वेबसाइट पे ये लिस्ट दी है कि कौन से 13 इसमें स्पेशलाइज एजेंसी है, उनमें से एक IFAD भी है। It is dedicated to eradicating poverty and hunger in rural areas of developing countries, ठीक है, रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में ये काम करती है। इंडिया, ठीक है, अभी नेक्स्ट बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आप इकोनॉमिक्स ग्रुप में पढ़ोगे, फिर भी देखो, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक विच वाज एस्टेब्लिश इन 1966। इसके 67 मेंबर्स है, ठीक है, 48 रीजनल है, बाकी के 19 जो है वो नॉन रीजनल है, रीजन के बाहर से है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड इसका मेंबरशिप ओपन है। विथ इट्स हेडक्वार्टर इसका मनीला में है, देखो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, ठीक है। एंड इंडिया is holding a 6% of the shares, ठीक है। The bank is engaged in promoting the economic and social progress and of its developing member country. So see see the dominance, हमने वर्ल्ड बैंक भी देखी, IMF भी देखा, एशिया डेवलपमेंट बैंक भी देखी। तो वर्ल्ड बैंक क्या है ना, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिकन ही रहता है, ठीक है, कुछ भी हो उसका प्रेसिडेंट हर टाइम पे अमेरिकन ही होता है। उसके बाद एशिया डेवलपमेंट बैंक है, इसका प्रेसिडेंट हमेशा जापानीज ही होता है, जापान, ठीक है, ये भी बात ख्याल में रखो आप। और IMF जो है, इन माय ओपिनियन IMF पे भी ज्यादा से मतलब मोस्टली इसको डोमिनेट किसने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, यानी यूरोप ने किया है, ठीक है। यही रीजन था कि एशियन कंट्री जो है कि मतलब पर्टिकुलरली जापान को छोड़ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसमें ज्यादा से नहीं मिल रहा था। साउथ साउथ कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो इसी के वजह से चल रही है, और डेवलपमेंट ऑफ AIIB एंड NDB is a part of that movement. In fact, the formation of the BRICS is also part of that movement. So आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पूछेंगे ये साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है, तो ये डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये ADB है, उसका प्रेसिडेंट हमेशा जापानीज होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये बात आप ख्याल में रखो। द बैंक इज एंगेज इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग मेंबर, एशिया पैसिफिक रीजन में ये काम करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है मतलब पता होना चाहिए आपको, खाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम स्टैंप प्रिंट करना है, करेंसी नोट्स प्रिंट करना है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हमने देखा था, ठीक है, उसके अंदर तहत ये आता है, ठीक है। उसका काम ये बैंक नोट्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, पोस्टेज स्टैम्प्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को ये प्रिंट करती है। जो मतलब RBI के पास अथॉरिटी है, लेकिन
प्रिंट का काम एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशन करता है, ठीक है। देन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस पे भी 2016 पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। इट वाज ये जी NIIF जो बनाया है, ठीक है, उसका कॉर्पस है, मतलब बेसिक कैपिटल जो है वो है 40,000 करोड़, ठीक है। इन 2015 में मतलब करोड़ NIIF इन 2015 एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर फंडिंग कमर्शियली वायबल ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड इंस्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटके हुए हैं ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में है, ठीक है, उसको फाइनेंस करने के लिए है। अब देखो यूपीएससी क्या करती है, कैसे सवाल पूछती है, ये 40,000 है ना, ये उसको चेंज करेगी, उसको उन्होंने किया था 4 लाख करोड़ बेसिक कॉर्पस, तो आपको वो ख्याल में होना चाहिए कि कहाँ पे उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग 49% एंड रेस्ट ऑफ द कॉर्पस इज रेज्ड बाय द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर, मतलब सॉवरियन वेल्थ फंड होंगे, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड होंगे, एंडोमेंट्स होंगे, प्राइवेट सॉवरियन पार्टी होगी, वो भी इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन 49% किसका है, इंडियन गवर्नमेंट का। इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग इज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट का शेयर मेजर नहीं है, 49% ही है। मेजर कब बोलेंगे हम, जब वो 50%, 51% होगा, ठीक है। इसका मैंडेट क्या है एनआईएफ का, NIIF includes investing in areas such as energy, transportation, housing, water, तो ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो इससे की जाएगी, ठीक है। करंटली मैनेजेस 3 फंड्स ईच विथ इट्स डिस्टिंक्टिव इन्वेस्टमेंट, इसके अलग अलग फंड है, उसके नाम मैंने याद ये नहीं है, ठीक है, वो ईयर बुक में मेंशन नहीं किए, लेकिन इसके 3 फंड है, उसके जरिए अलग अलग सेक्टर में ये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो अभी देखो बायलैटरल ट्रीटीज की भी बात करते थोड़ी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज एंड फ्रेमवर्क। अभी देखो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, इसको बीट्स बोलते हैं हम, जो 2 कंट्री के बीच में जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है उसको बीट्स बोलते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी या फिर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, BIPA, ठीक है। They are essential and international treaty which increases the comfort level and boost the confidence of the investor by assuring a minimum standard of treatment and a non-discrimination। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया और यूरोपियन यूनियन की BIPA की बात चल रही थी, अभी नेगोशिएट हो रहा था, तो उस सामने वाली कंट्री को इंडिया एश्योर करता है इस BIT और BIPA के तहत कि आप आ जाइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, मतलब हम बाकी लोगों को ऐसी कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं देंगे, ठीक है, जो आपको नहीं दे रहे, तो पहले से एश्योर किया जाता है इनको, ठीक है। इसके तहत एश्योर भी किया जाता है कि सडनली टैक्स मतलब नहीं बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आप जो पहले से एग्रीमेंट है, जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से वो इवॉल्व होता जाएगा। इस तरह की कुछ बातें होती है इसमें कि एक इन्वेस्टमेंट सेफ हो और इन्वेस्टमेंट बढ़े, ठीक है। इंटर्न मतलब जब फॉर एग्जांपल हमें मेक इन इंडिया करना है, तो उसके लिए ये BIPA BIT ज्यादा हेल्पफुल होती है। BITs are expected to project India as an attractive for FDI destination as well as protect outbound Indian and FDI abroad, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट मॉडल है, प्रीलिम्स तक ये इन्वेस्टमेंट का थोड़ा ये होता जाएगा, मतलब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज जैसे कि देखा है हमने हमारे ऑटोमेटिक रूट जो है और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है, ये पहले से FDI में है, हमने हमारी इकोनॉमिक्स बुक में ये बेसिक तो है ही। लेकिन एक बात ख्याल में रखना, फिलहाल हाल ही में कोविड-19 के चलते इंडिया ने क्या किया है कि चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है FDI के थ्रू, ठीक है, यानी पर्टिकुलर हमने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि नेबरिंग कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको ऑटोमेटिक रूट अवेलेबल नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाएगी, गवर्नमेंट का अप्रूवल उसको होना चाहिए और तभी वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये पर्टिकुलरली एम्ड एट चाइना है, क्योंकि जैसे कि एक एलिगेशन है कि चाइना जो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से शेयर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ये हो रहा है, तो कंपनीज को खरीद रही है, जो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स थे है, मतलब ठीक है, उनको, या फिर HDFC में हाल ही में उन्होंने क्या किया है कि अपना शेयर बढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरह से एक डिस्प्रोपोर्शनेट कैपिटल इंडिया में नहीं आना चाहिए चाइना का, अदरवाइज क्या होगा, पूरे कैपिटल मार्केट पे चाइना का कब्जा हो सकता है, ठीक है। इस पे FDI इसको लेकर, इस बैकग्राउंड को लेकर FDI के हिसाब से कुछ तो पूछेंगे, वो हमें थोड़ा सा ख्याल में रखना चाहिए, पर्टिकुलरली चाइना रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, इज द नोडल डिपार्टमेंट
for the overseeing the financial management system in the central government and matters connected with the state finances. It is responsible for the implementation and recommendations of the finance commission and सेंट्रल पे कमीशन. दिस ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम क्या है, तो ये फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से मतलब ग्रांट्स के प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स क्या होने चाहिए, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का है, ठीक है. यहाँ पे जीएसटी की भी इंफॉर्मेशन है. जीएसटी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं यहाँ पे. आपके इकोनॉमिक्स में बुक में मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल कुछ लोग करंट से करेंगे इस सेक्शन को, जीएसटी को, कुछ लोग इसमें करेंगे मतलब आप जो भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, रमेश सिंह है या फिर कोई भी आपके क्लासरूम नोट्स है, उसमें से जीएसटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाइए, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही बेसिक है. टैक्स काउंसिल जी आई है 2016 में, ठीक है. इसी सब्सिडी वेरियस सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बेसिक बातें तो हमें ऐसे भी पता है, ठीक है. और एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, जिसपे जीएसटी नहीं है, ठीक है. पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है. इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट दीज गुड्स शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द लेवी ऑफ टिल डेट, ठीक है. ये थोड़ा अपडेशन का मैटर है, इस पे अपडेट इश्यूज होते रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखो. The Central Board of Direct Taxes, CBDT. CBDT is the cadre controlling authority of the income tax department, ठीक है. इंडिया का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें cadre controlling जो अथॉरिटी है, ठीक है, इसका ये काम करती है CBDT. And the program is aimed at to establish a taxpayers friendly regime, increase a tax base, ठीक है. इतना ही याद ख्याल रखो, CBDT एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केडर कंट्रोल करती है, ठीक है. बाकी का जो है मतलब टैक्स पेयर फ्रेंडली रिजीम तैयार करना वगैरह, ये लॉजिकल बात है उसमें, ठीक है. थोड़ा पैन नंबर वगैरह क्या है देखते हैं. पैन, हमारा जो पैन नंबर था, पैन कार्ड आजकल सभी के पास होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, एक गूगली सा क्वेश्चन आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कि आई थिंक 2018 में शायद या 17 में, 18 में पूछा गया था सवाल, ठीक है, आधार कार्ड पे, आधार इज द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप वगैरह एक्सेट्रा जो नहीं था, ठीक है. और एनी मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए ऐसा कुछ तो एक स्टेटमेंट था. तो ये भी पूछ सकते हैं कि देखो पैन क्या है. पैन एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है, मतलब इसमें 10 डिजिट होंगे, अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फाबेट भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इशू करता है ये, ठीक है. एक बात ख्याल में रखो कि ये आपका एक परमानेंट नंबर होता है. आपके बैंक अकाउंट में जितने भी मतलब ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, उसके पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपने पैन निकाला है तो गवर्नमेंट को जाती रहती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैन नंबर, आप टैक्स भरते हो या नहीं भरते हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप टैक्स पेयर हो तो ही पैन निकालना चाहिए, ऐसा नहीं है. नॉन टैक्स पेयर भी ये पैन नंबर निकालते हैं, ठीक है. और ऐसा भी नहीं है एक बार आपने पैन कार्ड निकाला तो आपको टैक्स भरना स्टार्ट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है. जब भी आप टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में आ जाते हो तभी आप टैक्स भरते हो, लेकिन इसका पैन नंबर से कोई लेना देना नहीं है. इट इज जस्ट अ प्रोविजन टू प्रोवाइड योर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ये देखो, द इनकम टैक्स परमिट वन पर्सन टू हैव ओनली वन पैन. आपको जाहिर है एक ही पैन मिलेगा क्योंकि वो आपका परमानेंट नंबर होता है, ठीक है. बेसिक इंफॉर्मेशन थी, 10 डिजिट का नंबर है और विदाउट टैक्स पेइंग भी आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है. डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी, इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऐसा भी बोलते हैं लोग. तो दिस इज आल्सो, इट वाज सेटअप इन न्यू दिल्ली 1956, ठीक है. अंडर द प्रोविजंस ऑफ मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947, ठीक है. अभी देखो ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो पिछले टाइम बहुत ही न्यूज में था और एलिगेशन हुए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत ही एग्रेसिवली यूज कर रही है इसको, ठीक है. So ED was also entrusted with the responsibility of implementing the Prevention of Money Laundering Act. मतलब ईडी के पास जो पावर है वो कौन से एक्ट ने दी? 3 एक्ट है. एक PMLA एक्ट जो 2005 में फोर्स हुआ था, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं हम उसको. एट प्रेजेंट देयर आर 2 अदर लॉज भी है, ठीक है. वो एक है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है, फेमा.
एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे हम पीएमएलए देखा है वो भी है, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग आफ्टर द रेसिडुअल वर्क ऑफ इनिशिएटेड बाय द फेरा। तो ये 3 काम है, फेरा का रेसिडुअल वर्क, पीएमएलए एक्ट एंड फेमा, ये 3 एक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम ईडी का होता है, ठीक है। देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, FIUIND इसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ये पूरी जानकारी देता है, मतलब किसी ने टैक्स जो ये होते हैं तो टैक्स कौन बंक कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल होती है, पर्टिकुलरली हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और FIUIND इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। उसका काम इतना ही है कि इंटेलिजेंस चूज करो, कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, कौन टैक्स नहीं दे रहा है, दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस है, सस्पेक्टेड अकाउंट कौन से है, ठीक है। सो ये डिपार्टमेंट जो है, मतलब ये यूनिट जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में, और फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मतलब एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल होती है, इसके अंडर ये यूनिट है, ठीक है। उसका हेड जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर होता है। देन और ये मतलब FIU जो है ये पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट को भी देते हैं। RBI के पेमेंट के रूट देखो तो इसके भी सवाल आ सकता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, हमें पता है, मतलब जब भी हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो NEFT का ऑप्शन होता है, NEFT के जरिए पैसे भेजो, ये वो करो, ठीक है, ये एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, ठीक है। So NEFT and RTGS allow individuals, companies and firms transfer from funds from one bank to another. लेकिन ख्याल में रखो, these facilities, that is NEFT and RTGS, can only be used for transferring money within the country and not outside the country. मतलब आपका कोई जो रिसीवर है, मनी रिसीवर, वो बाहर में बैठा है, दोस्त हो या रिलेटिव हो, कंट्री के बाहर है, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के फैसिलिटी से NEFT नहीं कर सकते, उसका अलग मोड होता है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ का, क्योंकि NEFT जो बनाया है वो RBI ने बनाया है, ठीक है। अगर एक अलग इंस्ट्रूमेंट लगेगा जिसपे दोनों कंट्री एग्री है, ठीक है, वो अलग ही मोड होता है। RBI is the sole body that authorize the issue of the currency in India। देखो, अगर RBI is the sole, मतलब करेंसी को इशू करना है तो कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर कोई भी अदर बॉडी इसको इशू नहीं कर सकती, ठीक है, RBI को ही पूरे पावर्स है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन अनाउंस कर रहा है, ठीक है, बिकॉज उस टाइम ये तो कुछ एलिगेशन थे कि अगर डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो इट शुड कम फ्रॉम द RBI, ठीक है, इट इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इस कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू होते हैं, उसकी वजह से आपको लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसमें एक ऑर्गन हो सकता है, लेकिन नहीं, RBI इज द सोल बॉडी दैट इज ऑथराइज द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया। RRB हमें पता है, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स 1970 एक्ट, RRB का एक्ट आया था 76 में, इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी। RRBs आर जॉइंटली ओन बाय, कौन इसको ओन करता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, स्टेट गवर्नमेंट ओन करते हैं, मतलब कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, एंड एक स्पॉन्सर बैंक होती है उस इसमें, ठीक है, वो ये करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और 35% जो होता है बैंक का होता है। देखो, तो अगर आपको उसको अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो सबसे ज्यादा कैपिटल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसके बाद बैंक का होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में ये फैसिलिटी आई थी। टाइमली क्रेडिट सपोर्ट मिलना चाहिए फार्मर्स को, ठीक है, इन देयर नीड के टाइम पे, इसके लिए बनाया गया है। और द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक थ्रू आउट द कंट्री। मतलब देखो, ऑल कोऑपरेटिव बैंक, RRBs एंड पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जहां तक इसको रेगुलेट कौन करेगा, जहां तक कि कोऑपरेटिव बैंक और RRB का सवाल है, उसको नाबार्ड रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी। और जहां तक कि कमर्शियल बैंक का इश्यू है, उसको पब्लिक कमर्शियल बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक नहीं है इसमें, पब्लिक कमर्शियल बैंक, उसमें RBI इसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो RBI एंड नाबार्ड आर बोथ कंबाइनली रेगुलेट दी किसान क्रेडिट कार्ड। देन KCC, आप इसको ATM की तरह भी यूज कर सकते हैं, KCC एज एन ATM एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन, मतलब जब कहीं पे जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन ये करनी है, ठीक है,
वहां भी उसको आप यूज कर सकते हो। ऐसे जरूरत नहीं कि आपको एटीएम में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी नई फैसिलिटी उन्होंने फिलहाल दे दी है। एक और फंड है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, RIDB। सो ये RIDB, सॉरी RIDF जो है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, व्हाट इज दिस फंड? जनरली जब आपने प्रायोरिटी सेक्टर का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब उसमें एग्रीकल्चर, फिशरी, ठीक है, फार्मिंग के अदर जो फूड प्रोसेसिंग है, उसको जो लोन देने का जो बैंक को एक मैंडेट होता है, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए अलग अलग से है, लेकिन वो कंपलसरी होता है, तो उसको उनको लोन देना ही पड़ता है। और अगर वो लोन दे नहीं सकते, ठीक है, मतलब शॉर्टफॉल होते, तो उनका जितना कोटा बचा है लोन का, ठीक है, वो नाबार्ड के पास जाता है। नाबार्ड उसको एक फंड में ट्रांसफर करते हैं। उस फंड का नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और रूरल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इरिगेशन, रोड्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उसको नाबार्ड इन्वेस्ट करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट द RIDF इज। देन गवर्नमेंट लॉन्च द प्रधानमंत्री वयो वंदना योजना, ठीक है। व्हाट इज दिस प्रधानमंत्री वयो वंदना योजना? दैट इज टू प्रोटेक्ट द एल्डरली पर्सन एज, ठीक है, 60 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए एक स्कीम है। एंड उनका जो इंटरेस्ट इनकम है ड्यू टू द अनसर्टन मार्केट कंडीशन की वजह से, एंड आल्सो टू प्रोवाइड ए सोशल सिक्योरिटी इन ओल्ड एज, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट मतलब कम हो जाता है, ठीक है, अगेंस्ट द फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट ऑफ इनकम ड्यू टू द अनसर्टन मार्केट कंडीशन, एंड जैसे कि अब चल रही है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की वजह से क्या होगा, उनको पेंशन मिलेगा, ठीक है। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द LIC ऑफ इंडिया। LIC इसका इम्प्लीमेंटर है। आम आदमी बीमा योजना भी इंपॉर्टेंट है। आम आदमी बीमा योजना विच इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। LIC के जरिए आम आदमी बीमा योजना है। अंडर दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन सिटीजन अंडर 48 आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशंस आर कवर्ड। सभी के लिए नहीं, एक जो BPL के लिए है, और जो मार्जिनली जस्ट उन्होंने APL क्रॉस किया है, उन लोगों के लिए है। और 48 आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशंस के लिए ही है, नॉट फॉर ऑल ऑक्यूपेशंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑल दीज बेनिफिशियरीज आर पेड फॉर द नॉमिनल प्रीमियम 200 रुपीज पर मेंबर पर एनम, ठीक है। आउट ऑफ विच जो 100 रुपए है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। एंड द बैलेंस जो 100 रुपीज है इज बॉर्न बाय द मेंबर एंड द नोडल एजेंसी और द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो देना चाहेगा वो दे सकती है, ठीक है। इन एडिशन देयर इज एन एडेड बेनिफिट, ठीक है। आपका देखो 1200 रुपीज पर एनम पर चाइल्ड का एक स्कॉलरशिप मिलेगा इसमें, ठीक है, फॉर द 2 चिल्ड्रन पर फैमिली। इसमें स्कॉलरशिप की भी आम आदमी बीमा में प्रोविजन है, ठीक है। स्कॉलरशिप बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फॉर 2 चाइल्ड के लिए है, लेकिन ये, ठीक है, 9th से 12th स्टैंडर्ड, जो भी नव, ठीक है, 9th से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। अगली स्कीम है अटल पेंशन स्कीम, दैट इज अटल पेंशन योजना। ये 2015 में आई थी। एंड इट एड्रेस द लॉन्जिटिविटी रिस्क, मतलब अब जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके हिसाब से जो रिस्क आती है, ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उनके लिए ये स्कीम है, ठीक, अटल पेंशन योजना। हु आर नॉट कवर अंडर एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो किसी और स्कीम में मतलब ये पेंशन जिनको नहीं मिल रही है अनऑर्गेनाइज में, उनके लिए ये खाली। APY इज फोकस्ड ऑन ऑल सिटीजन्स, देखो ये ऑल सिटीजन्स के लिए है, ठीक है, ऑल सिटीजन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हु ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम। लेकिन आपको क्या है, अनऑर्गेनाइज में होते हुए भी आपको नेशनल पेंशन स्कीम ज्वाइन करनी होगी, ठीक है, तभी आप इसको इसके अंडर कवर होते हो, राइट। ठीक है। So next, any Indian citizen between 18 to 40 years of age can join, ठीक है, ये जो स्कीम है, ठीक है, कैन ज्वाइन थ्रू देयर सेविंग्स बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बाकी के डिटेल्स है, ठीक है, खाली ये एक
1840, ये ख्याल रखना इस उम्र का, यही ज्वाइन कर सकते हैं उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, जो नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा है। देन इसका मिनिमम पेंशन देखो, मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। उसका प्रीमियम भी फिर वैसा ही होगा एट द एज ऑफ 60 तक, ठीक है, ये मैच्योर होगा, ठीक है। देन लेकिन इसमें देखो विथ मिनिमम मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर दोज ज्वाइनिंग एट द एज ऑफ 18, ठीक है, ऑफ 52 और 84, मतलब 42, 84, 126, 168, 230, ये अमाउंट है, आपको कितना मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डिमाइज स्पाउस आर, ठीक है, ये सब अगर सब्सक्राइब की डेथ हो जाती है, ठीक है, स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर, ठीक है, शैल बी एंटाइटल टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट, ठीक है, मतलब हस्बैंड या वाइफ में से जो भी पीछे बचता है, ठीक है, उनको सेम पेंशन अमाउंट मिल जाएगी एट दैट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ द स्पाउस, मतलब उसकी डेथ होते टाइम, ठीक है। आफ्टर द डिमाइज ऑफ द बोथ, दोनों भी अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी जो है, नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेंशन एंड वेल्थ एक्युमुलेटेड टिल द एज ऑफ द 60 ऑफ द सब्सक्राइबर, ठीक है। जो सब्सक्राइबर थे उनको 60 के टाइम पे कितनी मिलती, ठीक है, वो उसके नॉमिनी को मिल जाती, ठीक है। इतने डिटेल में भी वो पूछते हैं। आप 2016 का पेपर अगर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये एक स्टेटमेंट था, ऐसे ही मेरे ख्याल से यही सवाल पूछा गया था, यही स्कीम थी कि इसके डेथ के बाद स्पाउस को मिलता है क्या, ठीक है, तो वो मिलता है, ऑप्शन करेक्ट था वो, ठीक है। बाकी की भी डिटेल देखो। इन द इवेंट ऑफ द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव एन ऑप्शन टू द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू द एपीआई, ठीक है, फॉर द रिमेनिंग पीरियड दैट इज टिल द ओरिजिनल सब्सक्राइबर। उसको पूछते हैं नॉमिनी को, अगर आपको करना है क्या, मतलब कंटिन्यू अगर 60 एज तक, मतलब वो अगर 60 एज का जब हो सकता था उस टाइम तक, द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज दैट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ, ठीक है, वही मिलती है उसका अमाउंट, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, दैट इज PMJJBY, is 1 year life insurance scheme renewable from year to year, ठीक है। एक 1 year लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, आप 1 साल के लिए, उसके बाद आप रिन्यू कर सकते हो उसको, ठीक है। ऑफरिंग कवरेज ऑफ द 2 लाख रुपीज फॉर बोथ डेथ, फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए फॉर एनी डेथ रीजन इज अवेलेबल टू पीपल 1800, सॉरी 18 to 50 ईयर्स के लोगों के लिए ये एक है, लाइफ कवर अप टू 55 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है, मतलब आप 18 और 50 में कौन भी ये पेंशन निकाल सकता है, और कवर उसका 55 ईयर तक, उसके बाद उसका कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि एज रिलेटेड डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। हैविंग अ बैंक अकाउंट हु गिव देयर कंसेंट टू जॉइन, बैंक अकाउंट से अपने ऑटो डेबिट होती है, बहुत से यंगस्टर को ये पता होगा, आपके पैसे इसमें से कट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2-3 1850, ठीक है, देन 55 ईयर्स तक की कवरेज है, 2 लाख है, और एनी रीजन के लिए 2-3 बातें ख्याल रखना। अगली स्कीम है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, इज वन ऑफ द, ये आल्सो 1 year पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ये किसी भी रीजन के लिए नहीं, ये खाली एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए है। ये भी आप इसको रिन्यू करते, ईयर टू ईयर रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। डेथ और डिसेबिलिटी के लिए है, ठीक है, ये 18-70 के लिए है, ठीक है, जैसे कि वो 18 और 50 के बीच के लोगों के लिए थी, ये 18 से 70 ईयर्स के बीच के लोगों के लिए अवेलेबल है। हैविंग बैंक अकाउंट, ये भी ऑटो डेबिट ही होती है, ठीक है। डेथ होती है तो 2 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख मिल जाएंगे, दैट इज व्हाट दी प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। सो ये हो सकता है, आप PMJJBY और PMSBY में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, एज का क्राइटेरिया देखो और नेचर देखो और कब तक कवरेज है ये भी देखो। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, with a view to increasing the banking penetration and promoting the financial inclusion, ये 2015 का क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पूछा था, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का टारगेट क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव देखो PMJDY के, यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर ऑल हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्रीज,
through the bank branch or a fixed point business correspondent. अगला ऑब्जेक्टिव है टू कवर ऑल द हाउस होल्ड विथ एटलीस्ट वन बेसिक बैंक अकाउंट विथ रुपे डेबिट कार्ड हैविंग इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 लाख. ठीक है, इस पे ऑटोमेटिकली अब रुपए का कार्ड लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये अकाउंट खोलते हो तो 1 लाख का इंश्योरेंस आ जाता है. ये स्कीम उसमें सब्स्यूम की है पहले वाले स्कीम में. ये नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, ठीक है, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं इसको. It was introduced, it has been made mandatory for all the new recruits of the government of India. ठीक है, all the new recruits, ठीक है, all the new recruits of the government of India with the effect of 2004. 1 जनवरी 2004 के बाद जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की है इनके लिए ये स्कीम है. एंड हैज आल्सो बीन रोल्ड आउट फॉर ऑल सिटीजन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 2009. अभी ये ऑल सिटीजन्स के लिए भी है, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो भी एनपीएस का पार्ट हो सकता है. जैसे कि हमने देखा था एनपीएस के अगर आप मेंबर हो तो आप ऑटोमेटिकली एंटाइटल हो जाती हो इसके लिए. स्वावलंबन स्कीम भी देखो. स्वावलंबन किन के लिए? टू एनकरेज द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. ठीक है, वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनके लिए स्वावलंबन है. To save voluntary for their old age, an initiative called Swavalamban scheme was launched in 2010. It is a co-contributory pension scheme, ठीक है, whereby the central government contributes the sum of 1,000 per annum, ठीक है, and account open having a saving 1,000 to 12,000 per annum. ठीक है, ये बेसिक है. लेकिन किसके लिए है ये देखो कि वर्क अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर के लिए स्वावलंबन. थोड़ा और भी डिटेल जानकारी इसमें लो कि मेरी बुक में इतनी दी है, लेकिन और 1-2 पॉइंट भी पता होना चाहिए. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, that is PMMY, was launched in 2015 to enable the income generating small business enterprises to have access to the loan. जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, गांव में या शहर में जिसमें इनकम हो सकती है, उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. मतलब आपको रिक्शा लेना है, 6 सीटर लेना है, ठीक है, इसके लिए. अकॉर्डिंगली लेंडिंग इंस्टीट्यूशन वुड फाइनेंस माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स अप टू 10 लाख. ठीक है, 10 लाख की भी लोन इसमें दिए जा सकते हैं. ये स्कीम जो है मुद्रा योजना इज ए नेशनल मिशन aimed at increasing the entrepreneurship activity of existing small business and encouraging first generation entrepreneurs. बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है. लेकिन इसमें एक ख्याल रखना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका आजकल एनपीए बहुत बढ़ रहा है. उस दिन भी कुछ पिछले दिनों से एक न्यूज हाईलाइट हो रही है कि आफ्टर पब्लिक सेक्टर जो एनपीए का क्राइसिस आया है उसके बाद मुद्रा का भी शायद आ सकता है. ठीक है, क्या है, क्या ऐसे क्वेश्चन मार्क इसमें आने लगे, तो उस हिसाब से भी इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है. और वो अगर ऐसे कुछ क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेती है, कौन से नए प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, कौन से टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज करती है, या फिर कुछ स्कीम लॉन्च करती है, उसको भी जरा ध्यान से पढ़ो. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, दैट इज द मुद्रा, इज द रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन. ये मुद्रा इंस्टीट्यूशन जो है वो रीफाइनेंस है, मतलब आप डायरेक्ट जाके मुद्रा से नहीं लोन ले सकते हो, मुद्रा बैंक को लोन देगा, वहां से आप लोन ले सकते हो. ठीक है, मतलब जो भी उसका एंटाइटल है वो लो. It is a refinance institution. Mudra has launched 3 innovative products such as Shishu, Kishore and Tarun. मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो शिशु, किशोर और तरुण का है. ठीक है, उस हिसाब से क्या होगा, लोन की अमाउंट बढ़ती जाएगी. मुद्रा शैल रिफाइनेंस द स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, मतलब एनएफसी, एनबीएफसी जो है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, रूरल बैंक्स है, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स है, उसको मुद्रा लोन देगी, कैपिटल देगी, लोन देगी, और वहां से वो लोगों को लोन देगी. ठीक है, एनी इंडियन सिटीजन who is involved in income generating activities such as manufacturing, processing, trading and service sector. सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ है. ठीक है, who credit need is less than 10 lakh can approach the PMMY. जिसको भी जिसकी क्रेडिट नीड 10 लाख से कम है, ठीक है, उसको मुद्रा के तहत लोन दिए जाते हैं. ठीक है, it has been since decided to extend the funding support under the PMMY for all activities allied agriculture. मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी लोन मिल सकता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि खाली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर के भी लिए लोन मिलते हैं. ठीक है, देन अगला टॉपिक है द स्किल लोन स्कीम.
द स्किल लोन स्कीम, ठीक है, अप टू कितना एडवांसेस देगी, 1.5 लाख तक लोन होता है इसमें स्किल में, ठीक है, 1.5 लाख तक। और एनी अदर लिमिट एज मे बी डिसाइडेड बाय द सेटलर सैंक्शन एंड डिस्टर्ब बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो, विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी टू बी एलिजिबल बोरोवर्स। ये बहुत ही एम्बिशियस लोन सिस्टम है, ठीक है, कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है, ठीक है, एलिजिबल जो बोरोवर है, ठीक है, परसिंग द स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस एज पर द स्किल स्कीम लोन। स्किल स्कीम लोन कौन से स्किल है उस हिसाब से आप आपको कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए, ठीक है, आप 1.5 लाख का लोन मिल जाएगा, कोई गारंटर की जरूरत नहीं इसमें, या फिर कोई कोलैटरल नहीं, बहुत ही अच्छी स्कीम है। Any person, Indian national, can avail a skill loan having a minimum qualification as per the National Skill Qualification Framework, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का, इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, ठीक है। एनएसक्यूएफ में जो भी कोर्सेज दिए गए या फिर इसका क्वालिफिकेशन भी दिया गया है एडमिशन लेने के लिए, आपके पास है तो आपको ये 1.5 लाख का स्किल लोन मिल जाएगा, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF, don't be confused between NIIF नेशनल नहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड NIF, ठीक है, ये अलग दो फंड है। So NIF in 2005 into which the proceeds from disinvestment of the central public sector enterprise, central enterprise है, जैसे कि ONGC, ठीक है, वहां पे अगर गवर्नमेंट कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, तो उसमें से जो डिसइन्वेस्टमेंट के जो पैसा आया है, ठीक है, द कॉर्पस ऑफ द NIF, मतलब वो NIF पे डाला जाएगा। The corpus of NIF was to be a permanent nature and NIF was to be professionally managed to provide the sustainable returns to the government without depleting the corpus selected, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं NIF से, ठीक है। देखो, एज पर द स्कीम 75% ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द NIF, मतलब NIF में पैसा जाएगा, NIF म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल NIF में आए हैं 20,000 करोड़, और उस 20,000 करोड़ में NIF क्या करेगा, वो 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। उसमें से फॉर एग्जांपल अगर लोन मिलता है, ठीक है, उनमें से इनकम होती है ऊपर की 22,000 करोड़, ठीक है, तो 20,000 करोड़ फिर से अलग से रखेगा, उसको NIF में आएगा, उसका खर्च नहीं करेगा। जो 2,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है उसके मतलब 75% जो है, ठीक है, वाज टू बी यूजिंग फाइनेंसिंग सिलेक्टेड सोशल सेक्टर स्कीम। सोशल सेक्टर स्कीम में जाएगा ज्यादा से ज्यादा पैसा, ठीक है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इसमें ये, और या फिर एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए पैसा जाएगा, ठीक है। एंड रेसिडुअल 25% ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द NIF was to be used to meet the capital investment requirement of the profitable PSU, मतलब जो भी गवर्नमेंट के PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है, उनकी जो कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनको 25% उनको जाएगा, ठीक है। यानी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या पे है, सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें ये 75-25 का फंडा थोड़ा चेंज हुआ था, ठीक है, मतलब फिर भी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, मतलब एक इसमें मार्केट में पैसा डालना था, इसलिए 75 को कम करके इन्वेस्टमेंट में हमने ज्यादा पैसा डाला था इंडिया में, ठीक है। तो देखिए बेसिक इसका 25-25 का बेसिक फंडा है, ठीक। तो ये था फाइनेंस चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर उसको डेडिकेट किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्पोरेट अफेयर्स और बाकी के जो चैप्टर्स है, जैसे कि फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये वाले चैप्टर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।